और कंपनी की अगर बोरोइंग देखेंगे तो ये फाइनेंशियल 21 में थी 3.5 करोड़ की और अब अराउंड 16.3 करोड़ की हो गई है। यानी रफली 5 टाइम्स इनकी बोरोइंग बढ़ी है। और अगर आप इसके जो रिटर्न ऑन कैपिटल अगर आप देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, तो बहुत ही अच्छे हैं, 40% प्लस में है। और कंपनी का अगर हम पैट मार्जिन देखेंगे तो वो 7% के अराउंड है, जो रिसेंटली लास्ट 7 मंथ्स में इन्होंने किया था, अराउंड 7% पे इनको पैट मार्जिन भी है। और कंपनी को अगर हम कंपेयर करेंगे, जो इनके DRHP में लिखा गया है, तो उसमें उन्होंने एक कंपनी के बारे में लिखा है, उसकी पी 100 पी है, और बल्कि अगर आप इस कंपनी की पी देखेंगे तो वो 49 है। इसका अर्निंग पर शेयर 13 है और इसकी पी 49 है, और जिस कंपनी को इन्होंने कंपेयर किया है उसकी पी 100 है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन है। अगर हम कंपनी को कंपेयर करेंगे इसको कॉम्पिटिटर्स से, तो शायद हो सकता है कि शेयर डेफिनेटली मूव करे पॉजिटिव वे में। एक तो ऑफकोर्स इसका लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है, और एक इसने जो अपनी वैल्यूएशन रखी है वो काफ़ी इसने रीजनेबल वैल्यूएशन रखी है। तो दिस वॉज मोर और लेस अबाउट द फाइनेंशियल्स। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल चीज़ के बारे में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो है रिस्क। रिस्क इस कंपनी के क्या हैं? इस कंपनी के जो 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 डिपेंडेंसी है कस्टमर के ऊपर, वो जो इसका टॉप 1 कस्टमर है, जो फर्स्ट कस्टमर है, वही कंपनी को अराउंड 65% का रेवेन्यू देता है। तो अगर वो कस्टमर लूज होता है तो एक तरह से कह लीजिए पूरा का पूरा रेवेन्यू हुई कंपनी का चला जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड, अगर आप देखेंगे इसी में अगर मैं रेवेन्यू की थोड़ी सी और डिटेल की बात करूं, इसके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उससे अराउंड इसको 82-83% आता है। तो कंपनी का रेवेन्यू मतलब बेसिकली 10 कस्टमर्स पे ही अगर आप देखेंगे 82% है, तो काफ़ी ये कंपनी डिपेंड है अपने कस्टमर के ऊपर। फिर जो कंपनी रॉ मटेरियल्स लेती है, जिस तरह मैंने बताया था, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स लेती है ये, लेकिन किसी भी सप्लायर के साथ जब ये रॉ मटेरियल लेती है तो किसी भी सप्लायर के साथ ये इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है। इनको जब ऑर्डर आते हैं, इस कंपनी को जब ऑर्डर आते हैं, तभी ये ऑर्डर प्लेस करती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर जो भी प्राइस होता है, इसको उस समय का वो वाला प्राइस लेना होता है। तो कंपनी डेफिनेटली वहाँ पर भी एक एक इसके मार्जिन कम हो सकते हैं कि जब अगर वो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी होगी तो। फिर अगर आप देखेंगे इस कंपनी के जो ट्रेड रिसीवर्स हैं वो अराउंड 27.5 करोड़ के हैं। यानी इनकी जो लगभग अगर मैं फाइनेंशियल 21 की सेल्स देखूं तो 48 करोड़ की है। तो समझ लीजिए इनके आधे से ज़्यादा तो ट्रेड रिसीवल ही हैं। और मैं अभी की भी बात करूं तो भी इनका 25 से 30% ऑफ रेवेन्यू वो ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि कंपनी ने सेल तो कर दिया है लेकिन कंपनी को पैसा नहीं मिला है, और कंपनी को जब पैसा नहीं मिला है तो कंपनी आगे बिजनेस नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ रॉ मटेरियल नहीं ले सकती। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा उसमें ध्यान मत दीजिए। वो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है प्रॉफिट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैश कंपनी के पास कितना है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आपको जरूर देखना है कि कंपनी कितना कैश बनाती है। सपोज उसने सेल तो पूरी की पूरी अच्छी तरह कर दी है, लेकिन अगर कस्टमर ही पे नहीं कर रहे हैं तो कंपनी को प्रॉब्लम होगी। कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकती, कंपनी रॉ मटेरियल खरीद नहीं सकती। तो जस्ट आई वांटेड टू हाईलाइट दिस। और फिर अगर आप इसमें देखेंगे इस बिजनेस में जो है वो ह्यूज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप देखेंगे आईपीओ भी वर्किंग कैपिटल के लिए ही आ रहा है। जो 27.5 करोड़ ले रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हैं। तो इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और इस कंपनी ने कोई कैटेगरी नहीं बनाई हुई कि एमएसएमई जो सप्लायर्स हैं उनको अलग किया हुआ है। लेट मी टेल यू, एमएसएमई सप्लायर्स को अलग करना और आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप उनको प्रीपे नहीं करते हैं विद इन 45 डेज के अंदर, देन आपको रेप्रिकेशंस इंटरेस्ट के साथ साथ काफ़ी हो सकते हैं। तो आपको एमएसएमई सप्लायर्स को काफ़ी टॉप प्रायोरिटी में रखना है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं। तो इन्होंने वो लिस्ट नहीं बनाई हुई, तो उसके कारण भी ये एक रिस्क है। इफ़ दे डोंट पे देन दे मे फेस सम प्रॉब्लम गोइंग हेड। उसके बाद कंपनी ने जीएसटी और ईपीएफ और इन सब में डिफ़ॉल्ट्स किए हुए हैं, फाइल नहीं किया हुआ, तो उसके कारण भी
दिस ऑल्सो डज नॉट साउंड गुड ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस पार्ट। और फिर इस कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था, मतलब जो कैश बिजनेस से मिला था, वो इसको -4 करोड़ का था। तो कंपनी के पास लगभग सेल्स तो थी, सब कुछ था, लेकिन कंपनी ने कैश ही उसमें से नहीं कमाया था, क्योंकि ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके ट्रेड रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे भी इसको कैश का जो उसके बिजनेस से हो वो नेगेटिव मिले। फिर ये जिस इंडस्ट्री में, वेयर हाउसिंग के इंडस्ट्री में है, तो वेयर हाउसिंग के कल के फॉर्मेट्स या कल को कोई प्रेफरेंस कस्टमर्स का कुछ एक डिफरेंट तरह का होगा, तो कंपनी को उस तरीके से तैयार रहना पड़ेगा और कंपनी को इसमें कंप्लीटली अपडेट रखना पड़ेगा कि अपनी टेक्नोलॉजीज़ को भी अकॉर्डिंगली, कल को सपोज जैसे कि ड्रोन्स के थ्रू, सपोज अमेजोन में तो कहीं पे, यूएस में तो ऐसा अभी है, ड्रोन्स के थ्रू वो लोग सप्लाई करते हैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स को। तो इस तरह से कल को कंपनी को भी, अगर वो वेयर हाउस को जिस तरह मैनेज करती है कि ड्रोन्स शुड कम एंड पिक उनके सामान लें, तो इस तरह से इस ऐसी कंपनीज को भी रेडी रखना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे इस कंपनी में कंपटीशन बहुत है, इस पूरे रैक्स बनाने में लोकल प्लेयर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर प्ले करेगा इनके मार्जिन्स में। फिर अगर इनकी मशीन्स का, इनके जो मशीन्स हैं वो और जो प्लांट्स हैं वो, उसका अगर कभी ब्रेक डाउन होता है तो वो कंपनी की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और कंपनी का एक रिस्क ये भी है कि इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है एज़ पर द कस्टमर्स। तो जहाँ पे कस्टमर्स को एक क्वालिटी के डिफेक्ट अगर कंपनी के वैसे कभी तक आए नहीं हैं, बट अगर आएंगे तो वो उनको कम्प्लीटली इन्हीं को बेयर करना पड़ेगा, रिप्लेस भी करना पड़ेगा या रिपेयर करना पड़ेगा। फिर अगर आप देखेंगे कंपनी अपनी रैक्स बनाती है, लेकिन उसके बाद ये डिपेंड हो जाती है जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो, ये थर्ड पार्टी की यूज़ करती है कि जब ये रैक बनाएगी और जो कस्टमर की जगह है उसमें से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको रैक को ले जाने का, वो थर्ड पार्टी पे डिपेंड होगी। तो वहाँ पे अगर सपोज़ कर लीजिए कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी थर्ड पार्टी को में ये सेंड करने के लिए, तो इसको ये बेयर करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को तो अभी अच्छी तरह पता होगा कि रेड सी जो एरिया है, वहाँ पे शिप्स पहले बीच से होके जाते थे इजिप्ट के रास्ते से, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं तो वो लोग पूरा घूम के जाते हैं। उसके कारण अगर आप देखेंगे शिपिंग की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, शिपिंग एंड फ्रेट्स की काफ़ी कॉस्ट हो चुकी है। उसके कारण क्या होगा कि अगर इस कंपनी को भी जैसे सप्लाई करना है उस जगह पर, तो इसके लिए ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इसको हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी होगी। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसके जो अभी ऑर्डर बुक्स हैं वो अराउंड 21 करोड़ के हैं। सो दैट्स इट, दिस वाज फॉर ऑल अबाउट दिस कंपनी। और अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। अगेन मैंने एक मोदी सरकार की 10 इयर्स की जो भी अचीवमेंट्स, हिट्स एंड मिसेस वॉट एवर इज़ देयर, मैं उस पर मैंने एक कुछ वीडियोस पहले पब्लिश किए थे। अब मैं और वीडियो पब्लिश करूँगा, इसमें मैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जीडीपी के बारे में, और भी जैसे कि टोटल कंपनी की ऑल की कंपनीज़ की ग्रोथ कितनी हो रही है, जो निफ्टी की कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है, उसका प्रॉफिट क्या है, कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टैक्स टू जीडीपी कितनी है, लाइक ऑल दैट मल्टीपल रेशियोज आर देयर जो विच आई एम थिंकिंग राइट नाउ आई ट्राई टू कवर। तो इससे एक तरह से मिल जाएगा कि what is happening for what has happened from 2014 to 2024। तो इससे आप थोड़ा आप एक आइडिया लगा पाएंगे। और यही एक बार मैं आपको इन्वेस्टर जो समिट हो रही हैं, जैसे गुजरात में 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग हुई थी, तो ऐसी जो इन्वेस्टर समिट होती हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। और कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल कमीशंस के, आई विल जस्ट टेल ऑन दैट। सो दैट्स गोइंग टू बी सम इंटरेस्टिंग। सो आई विल जस्ट सी यू जिस वीकेंड फ्राइडे या सैटरडे को मैं लेकर आता हूँ। थैंक्स अ लॉट and good night. Please subscribe and watch my channel. Thank you.